नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय चुनावी राजनीति के बारे में। दोस्तों, ये इस अध्याय की चौथी और आखिरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। इससे पहले वाली 3 वीडियो में हमने इस अध्याय का अध्ययन किया है। उन तीनों वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वीडियो को ढूंढने के लिए किसी भी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े। साथ ही दोस्तों, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में चुनावी राजनीति का अपना अध्ययन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे शुरुआती बिंदु है कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। दोस्तों, हमने अब तक की अपनी वीडियो में देखा है, अपने अध्ययन में ये जाना है कि वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है वो दुनिया की सबसे बेहतर शासन प्रणाली मानी जाती है। लोकतंत्र के अलावा यदि हम शासन प्रणालियों की बात करें तो एक राजतंत्र होता है, अल्पतंत्र होता है, जिसमें शासकों के निर्माण में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। एकमात्र लोकतंत्र ही ऐसा शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष मतों का इस्तेमाल करके अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुनती है। क्योंकि जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इसीलिए माना जाता है कि लोकतंत्र एक पारदर्शी शासन है और जनता का उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। लेकिन इतना होने पर भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र त्रुटियों से रहित है, बल्कि हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में भी अनेक त्रुटियां देखने को मिलती हैं। और यदि हम देखना चाहें तो चुनावों के दौरान हम निम्नलिखित त्रुटियों को देख सकते हैं जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, इनमें पहली त्रुटि जो है वो ये है कि मतदाता सूची में गड़बड़, वास्तविक नाम हटाना और फर्जी नाम जोड़ना। अर्थात जब चुनाव कराए जाते हैं तो उससे पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मतदाता सूची को अपडेट करने का काम किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग 18 वर्ष की आयु में शामिल हो जाते हैं और पहले से मतदाता जो बने चुके होते हैं उनमें से कुछ लोग स्थानांतरण भी कर जाते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि मतदाता सूची में जो मतदाता लोग होते हैं कई बार उनके नामों को कटवा दिया जाता है और उनके स्थान पर ऐसे लोगों को शामिल करवा दिया जाता है मतदाता सूची के अंतर्गत जो उस क्षेत्र के निवासी ही नहीं है, मतदाता है ही नहीं, लेकिन फिर भी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए ये राजनीतिक गड़बड़ियाँ मतदाता सूची में की जाती हैं। दोस्तों, इसी के बाद जो दूसरा त्रुटि हमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में देखने को मिलती है वो है शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं तथा अधिकारियों का दुरुपयोग। हम जानते हैं कि जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है उसके शासन का अंत होने से पहले ही, जो दल सत्ता में होता है उसके शासन का अंत होने से पहले ही नए चुनाव करा लिए जाते हैं। ऐसे में ये संभव हो सकता है कि जो शासक दल अभी भी सत्ता में है वो सरकारी अधिकारियों का और सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग कर ले अपनी जीत को संभव बनाने के लिए। तीसरा जो त्रुटि है वो ये है कि बड़े राजनीतिक दल तथा अमीर उम्मीदवार द्वारा अत्यधिक धन का उपयोग। दोस्तों, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा धन खर्च किया जाता है जनमत संग्रह को प्रभावित करने के लिए, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि जो लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं और यदि वो चुनावों में खड़े हुए हैं तो वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बेतहाशा धन खर्च करते हैं। तो ये भी एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की त्रुटि है। चौथा और आखिरी जो त्रुटि है वो मतदान के दिन चुनावी धांधली, अर्थात मतदाताओं को डराना और फर्जी वोट डलवाना हो सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस दिन चुनाव होते हैं उस दौरान लठैत, ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है कि लठैत उस प्रत्याशी की ओर से लोगों को धमकाने का, डराने का काम करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से या किसी क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़ा हुआ है। हालांकि पहले ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता था, वर्तमान समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, परंतु ये पूरी तरीके से नदारत है ऐसा हम नहीं कह सकते। अभी भी यह होता है, संभव है।
लेकिन दोस्तों ये जो सारी गड़बड़ियां हैं, त्रुटियां हैं, कमियां हैं, ये सारी की सारी कही सुनी बातें नहीं है, किंवदंतियां नहीं है। इनमें से बहुत कुछ बातें सही भी हैं, परंतु ये धांधलियां इतनी ज़्यादा सटीक नहीं है, इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं है कि चुनाव के उद्देश्यों को ही प्रभावित कर सके, उसको धुंधला बना सके। हम देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह संभव ही नहीं है कि वो मात्र चुनावी धांधली के आधार पर वोट प्राप्त कर सके और अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। भला ऐसा संभव है कि जनमत को प्रभावित किए बिना, जनता के वोट हासिल किए बिना कोई भी दल अथवा उम्मीदवार अपनी जीत को सुनिश्चित करे लोकतंत्र में? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मात्र चुनावी धांधली के आधार पर किसी भी उम्मीदवार के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए जीत पाना असंभव है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत। दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है और चुनाव सही तरीके से हुआ है, निष्पक्ष तरीके से हुआ है या नहीं, यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि चुनावों को संचालित करवाने वाली संस्था को कितने अधिकार दिए गए थे, कितनी स्वतंत्रता को उसकी सुनिश्चित किया गया था और कितनी ताकत उसको दी गई थी। भारत में चुनावों को स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करने के लिए एक पूरी संस्था की स्थापना की गई है, जिसको हम चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था होने का मतलब ये है दोस्तों कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने इस बात को अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि भारत में आज़ादी के बाद जब स्वतंत्र लोगों को, शासकों को चुनने की बात आएगी तो जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, और यह कार्य तभी हो सकेगा जब किसी अकेली संस्था को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना का जो प्रावधान था वो किया था। तो भारत में स्वतंत्रता पूर्वक चुनावों के आयोजन के लिए चुनाव आयोग नाम की एक संस्था की स्थापना की गई है, जिसका कार्य मतदाता सूची से लेकर चुनावों की तारीख से लेकर चुनावों की परिणाम घोषित करने तक की सारी जिम्मेदारी उसी की होती है। दोस्तों, भारत में जब चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी तो आज़ादी के बाद 1950-51 में इसकी स्थापना कर दी गई थी और 1952 में पहली बार भारत में आम चुनाव करवाए गए थे। तो उस समय जो पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो सुकुमार सेन थे। अर्थात सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने भारत में पहली बार चुनावों का आयोजन करवाया था। अब यदि हम इस चुनाव आयोग के अधिकारों की, ताकतों की, स्वतंत्रताओं की और इसकी शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो हम निम्नलिखित रूपों में इसकी ताकत और शक्तियों का जिक्र कर सकते हैं। पहला है कि चुनाव आयोजित करना और चुनाव से संबंधित सभी पहलुओं पर सर्वोच्च अधिकार। अर्थात जो चुनाव आयोग है भारत में, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है चुनावों का आयोजन करना। चुनावों की तिथि घोषित करने से लेकर चुनावों को आयोजित करना, वोट डलवाना, वोटों की गिनती करवाना और उसके बाद सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले दल अथवा प्रत्याशी को विजयी घोषित करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। और इस संबंध में उसको सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार उसके निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता, उसके निर्णय को मानने से इनकार नहीं कर सकता। दूसरा है आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वालों को दंडित करना। हम जानते हैं कि जब भारत में चुनावों की घोषणा की जाती है तो चुनावों से कुछ दिन पहले आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर दिया जाता है। जब कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाता है तो उसके अंतर्गत कुछ व्यवहार के पहलुओं पर बंदिशें लगा दी जाती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन बंदिशों को नहीं मानता है अथवा उसका उल्लंघन करता है तो ऐसे में सर्वोच्च अधिकार उसको दिया गया है निर्वाचन आयोग को कि वो आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अथवा प्रत्याशी को या राजनीतिक दल को दंडित कर सके। तीसरा है दोस्तों चुनाव के दौरान शासक दल पर भी प्रभुत्व। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जब चुनाव किए जा रहे हैं उस समय शासक दल निर्वाचन आयोग के निर्णय को, उसकी ताकत को प्रभावित करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में निर्वाचन आयोग को इतनी ताकत दी गई है कि खुद सत्ता में बैठा हुआ शासक दल भी उसके नियंत्रण में आ जाता है, उससे ऊपर नहीं होता। ये भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा है सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर प्रभुत्व। दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं
और निर्वाचन आयोग को ये अधिकार हो जाता है कि जब देश में चुनावों का माहौल होता है तो वो अधिकारी अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी ना होकर चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा उन अधिकारियों को या कर्मचारियों को जो भी आदेश दिया जाता है, कार्य करने के लिए बताया जाता है, वो उनको मानना ही पड़ता है, क्योंकि उस समय वो अपने विभाग के कर्मचारी या अधिकारी न होकर निर्वाचन आयोग के कर्मचारी या अधीनस्थ कर्मचारी बन जाते हैं। लास्ट है चुनावों को निरस्त करके पुनः चुनाव कराने का अधिकार। यदि चुनाव आयोग को यह लगे कि जो चुनाव कराए गए हैं, जिसका रिजल्ट तक घोषित किया जा चुका है, उस चुनाव को संचालित करने में गड़बड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, धांधलेबाजी की गई है, तो निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि उन चुनावों को वो निरस्त करके नए सिरे से चुनाव करा सकता है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल, यहाँ तक कि स्वयं राजनीतिक सत्ता दल भी उसके इस अधिकार को, उसके इस निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता, मानने से इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और लोकतंत्र की जीत इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि जनता की लोकतांत्रिक चुनावों के अंतर्गत कितनी भागीदारी है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो निम्नलिखित बिंदुओं को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं, जिसके द्वारा हम चुनावों में, निर्वाचन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला ये कि चुनावों में जनता की भागीदारी का आधार मतदान करने वाले लोगों की संख्या को बनाया जाता है। अर्थात जनता की कितनी भागीदारी रही है चुनावों में, ये इसका पता इस बात से लगाया जाता है कि कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। आमतौर पर यह होता है भारत जैसे देशों में कि संपूर्ण जनसंख्या तो मतदान नहीं करती है, परंतु 60 से लेकर 70% लोग चुनावों में भागीदारी करते हैं, अपना वोट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा दोस्तों, यदि हम भारत में चुनावों के ट्रेंड्स को देखें, प्रवृत्तियों को देखें, तो हम पाते हैं कि भारत में अमीर और धनाढ़ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो गरीब लोगों की तुलना में, अशिक्षित लोगों की तुलना में कम मतदान करते हैं। भारत में पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग चुनावों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितने अशिक्षित लोग, गरीब लोग लेते हैं। हम देखते हैं चुनाव वाले दिन कि गरीब लोग सुबह सुबह जाकर ही अपना वोट डालाते हैं, क्योंकि वो चुनावों में भागीदारी करना, वोट डालना अपना सबसे बड़ा अधिकार समझते हैं। इसके विपरीत यदि पश्चिमी देशों में देखें, यूरोप में अगर हम देखें तो स्थिति उल्टी नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, शिक्षित लोग चुनावों में ज़्यादा भागीदारी निभाते हैं, जबकि अशिक्षित और गरीब लोगों की भागीदारी उतनी नज़र नहीं आती। और यही स्थिति हमें अमेरिकी महाद्वीप में भी देखने को मिलती है। जबकि तीसरे नंबर पे है भारत में जनता की चुनावों में सक्रिय भागीदारी है। भारत में बहुत सारे लोग चुनावों में भागीदारी निभाते हैं, वो राजनीतिक दलों पर इस हद तक दबाव डालते हैं कि वो अपने हितों के अनुरूप राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा दोस्तों, विगत वर्षों में चुनावों में जनता की भागीदारी बढ़ी है। भारत में यदि हम पिछले चुनावों के नतीजों को देखें तो इससे पता चलता है कि भारत में पिछले 1-1.5 दशकों में चुनावों में आम जनता की भागीदारी बढ़ी है। आधे से ज़्यादा लोगों ने स्वयं को किसी न किसी राजनीतिक दल के समीप पाया है और हर 7 मतदाताओं में से किसी एक सदस्य को किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों और चुनावों का महत्व भारत में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना सबसे अधिक वोट हासिल करने वाला विजयी माना जाता है। भारत में यदि हम चुनावी नतीजों को स्वीकार करने से संबंधित बात का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भारत में जो चुनाव की प्रणाली अपनाई गई है उसमें सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विजयी माना जाता है और उम्मीदवारों से यह आशा की जाती है कि जनता का जो भी निर्णय है उसे स्वीकार किया जाए, उसे यह मानकर स्वीकार किया जाए कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में हारने वाला प्रत्याशी खरा नहीं उतरा है, क्योंकि इसीलिए जनता ने किसी दूसरे प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाया है। दोस्तों, इस संबंध में हम अमेरिका के अभी कुछ दिन पहले हुए राष्ट्रपति चुनावों का उदाहरण ले सकते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले राष्ट्रपति थे और उनके खिलाफ जो बाइडन जो थे वो राष्ट्रपति चुनावों में उतरे थे। जो बाइडन ने भारी मतों से जीत हासिल की, परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने इसे स्वीकार नहीं किया। जिस समय जो बाइडन व्हाइट हाउस में
राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए उपस्थित हुए थे। कहा जाता है कि उस दौरान उपद्रवियों को भेजकर डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में भी गड़बड़ी करने की कोशिश की थी। भारत में निर्वाचन आयोग ने यह अपील की है, यह अधिकार उसे दिया गया है कि वो हारने वाले प्रत्याशियों को से यह उम्मीद करे कि जो नतीजा आया है वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोजित करने का परिणाम है और जनता ने जो भी निर्णय लिए हैं उसको सर्वोच्च माना जाता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनौतियों का सामना। दोस्तों यद्यपि लोकतंत्र को आधुनिक विश्व की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लोकप्रिय और पारदर्शी शासन व्यवस्था माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र किसी भी प्रकार की त्रुटि से रहित है, बल्कि अभी भी लोकतंत्र के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना बाकी है। यदि हम वर्तमान समय में लोकतंत्र द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियों का अध्ययन करें तो हम इनको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों लोकतंत्र के संबंध में सबसे पहली चुनौती यही है कि यदि हम चुनावों की प्रवृत्तियों को देखने की कोशिश करें तो हमारे देश में 13वीं लोकसभा तक चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों के द्वारा हम देखते हैं कि आमतौर पर अमीर और पैसे वाले लोग ही सरकार बनाने में सफल रहे हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि निर्धन और सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोगों को, उम्मीदवारों को बढ़ावा दिया जाए ताकि सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोग भी सत्ता में आकर सरकार का निर्माण कर सकें। दूसरा, बड़े दलों की अपेक्षा छोटे दलों को महत्व देने की, बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत में जब भी हम चुनावों की बात करते हैं तो हमें मुख्य रूप से दो ही राजनीतिक दल दिखाई देते हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। बाकी किसी भी राजनीतिक दल को हम मानते हैं कि लड़ाई उनके बीच की है नहीं, बल्कि इस बात की ज़रूरत है कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों को भी ये मौका दिया जाए कि वो बड़े और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ सके और यदि वो जीत सुनिश्चित करते हैं तो सरकार निर्माण करने का उनको मौका प्रदान किया जाए। तीसरा है भ्रष्टाचार। दोस्तों भ्रष्टाचार लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण, बुनियादी और सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। हम देखते हैं कि चुनावों से पहले अक्सर उम्मीदवार अपनी जीत को बढ़ावा देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अनेक तरह से लोगों को लालच देने का प्रयास करते हैं। उन्हें पैसे बांटते हैं, खाद्य सामग्रियां प्रदान करते हैं, महिलाओं को साड़ी बांटी जाती है। ये एक तरीके के भ्रष्टाचार का ही उदाहरण है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए हम राजनीतिक दलों के बीच खुली प्रतिस्पर्धा कराएं। जो राजनीतिक दल पैसे वाले हैं और जो गरीब राजनीतिक दल हैं उन सबको समान मौका दिया जाए ताकि वो जनमत संग्रह को प्रभावित करने में सफल रहें। इस आधार पर यदि कोई भी राजनीतिक दल जीतकर सामने आता है तो वही जीत वास्तविक होगी, बिना भ्रष्टाचार की जीत होगी। लास्ट है दोस्तों कि चुनावों के लिए विविध उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है। दोस्तों हम देखते हैं कि भारत जैसे देशों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव कराने के लिए, जबकि पश्चिमी देशों में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी वर्तमान समय में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है चुनावों को आयोजित कराने के लिए। ऐसा माना जाता है, कुछ टेक्नीशियन का मानना है कि ईवीएम को कोई भी व्यक्ति हैक कर सकता है और यदि हैक किया जाता है उसको, तो चाहे वोट किसी भी राजनीतिक दल को दिया जाए, वोट उसी व्यक्ति को पड़ेगा जिसका उस ईवीएम में सेटिंग की गई है। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि हम ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करके चुनावों को अंजाम दें? हो सकता है कि ईवीएम से द्वारा नतीजे बेहतर वो हों जो हम विकल्पों के रूप में अपना सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थी चुनावी राजनीति की आज चौथी और आखिरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस पूरे अध्याय के नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। इन 4 वीडियोस के माध्यम से मैंने आप लोगों के समक्ष जो नोट्स प्रस्तुत किए हैं उन सभी की PDF फाइल बनाकर मैं उस PDF फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपको सुनने के साथ साथ पढ़ने का भी मौका मिल सके। तो दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।